24 दिसंबर 1999 की शाम लगभग 4 बजे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC 187 काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। रोज की तरह कुछ ही घंटों बाद क्रिसमस आने वाला था और अगले दिन नया साल भी दस्तक देने वाला था, जिसकी खुशियां हर ओर फैलने वाली थीं। इसी कारण विमान के भीतर बैठे लोगों के बीच एक अलग उत्साह का माहौल बना हुआ था। हर यात्री खुश नजर आ रहा था और बेसब्री से अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। कुल मिलाकर 176 यात्री और 15 क्रू सदस्य, जिनमें से ज्यादातर इस उड़ान में अधिकतर यात्री भारतीय थे। हालांकि कुछ विदेशी लोग भी इसमें सवार थे। विमान की जिम्मेदारी कैप्टन देवी शरण संभाल रहे थे। उनके साथ को पायलट राजेंद्र कुमार मौजूद थे और केबिन की देखरेख चीफ फ्लाइट अटेंडेंट अनिल शर्मा कर रहे थे। जहाज जमीन से लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था और अपनी निर्धारित दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा था। काठमांडू से दिल्ली की ओर बढ़ता यह विमान अभी नेपाल की सीमा पार कर भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और अब ये कुछ ही मिनटों में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाला था। तभी कैप्टन देवी शरण तथा को पायलट राजेंद्र कुमार पर लगातार गोलियां चलाई जाने लगी। दूसरी ओर बाकी 4 हाईजैकर्स हथियार लहराते हुए यात्रियों और क्रू मेंबर्स को धमकाने लगे। कुछ ही पलों में विमान का माहौल पूरी तरह डरावना और तनावपूर्ण बन गया। जैसे ही जहाज पूरी तरह हाईजैकर्स के कब्जे में आया, उन्होंने तुरंत बच्चों और महिलाओं को एक ओर और युवा यात्रियों को दूसरी ओर अलग करना शुरू कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में जहां यात्री घबराहट में थे, कॉकपिट के भीतर घुसे एक हाईजैकर ने कप्तान को मजबूर करते हुए विमान को पश्चिम दिशा में मोड़ने की धमकी दी। इन हमलावरों का असली उद्देश्य इस जहाज को पाकिस्तान ले जाना था। उनकी सतर्कता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे अपने असली नामों के बजाय आपस में कोड नेम से बात कर रहे थे, जैसे चीफ, बर्गर, डॉक्टर, भोला और शंकर। फायरिंग शुरू होने के कुछ ही पलों के भीतर ये सभी एकजुट होकर अपनी योजना पर काम कर रहे थे। सभी यात्री, पायलट और क्रू मेंबर्स का डर अब धीरे धीरे सिमटने लगा, क्योंकि हालात साफ हो चुके थे। अब पूरा विमान हाईजैकर्स के कब्जे में था, जो इसे पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट तक ले जाना चाहते थे। दबाव में आकर कप्तान देवी शरण ने दिल्ली की दिशा छोड़ते हुए विमान को पश्चिम की ओर मोड़ा। जैसे ही जहाज ने दिशा बदली, हाईजैकर्स को लगा कि उनकी योजना कामयाब हो रही है और वे कुछ हद तक निश्चिंत हो गए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए कप्तान ने चुपके से चाल चली और ट्रांसपोंडर के माध्यम से भारतीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल को संकेत भेजा गया कि विमान का अपहरण हो चुका है। इसी के साथ पहली बार शाम 4:40 बजे भारतीय ATC को स्पष्ट रूप से जानकारी मिली कि फ्लाइट IC 814 हाईजैक कर ली गई है। खबर मिलते ही ATC तुरंत सतर्क हो गया और बिना समय गंवाए केंद्रीय सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप CMG को सूचित कर दिया। साथ ही पूरी स्थिति की जानकारी साझा की। उस समय CMG की अगुवाई कैबिनेट सेक्रेटरी प्रभात कुमार कर रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उन्होंने इस मामले में तुरंत कोई कदम नहीं उठाया और न ही किसी तरह की जल्दबाजी दिखाई। CMG की ओर से कहा गया कि उन्होंने न तो कोई आपात बैठक बुलाई और न ही विदेश खुफिया एजेंसियों या रॉ के अधिकारियों से संपर्क किया, क्योंकि वे हालात की संवेदनशीलता को समझ रहे थे। इसी कारण कप्तान देवी शरण को भारतीय अधिकारियों की तरफ से न तो कोई सहायता मिल पा रही थी और न ही किसी तरह का भरोसा। चौंकाने वाली बात यह थी कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक को इस हाईजैकिंग की सूचना नहीं मिली थी, जबकि एक विमान पहले ही कब्जे में लिया जा चुका था। ऐसी स्थिति में कप्तान शरण लगातार ATC से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब कुछ समय तक कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें आने वाले खतरनाक हालात का अंदेशा होने लगा था। वो साफ समझ चुका था कि उसका और बाकी सभी यात्रियों का अंजाम क्या हो सकता है। इसी कारण वो भीतर से टूटने लगा था, लेकिन मजबूरी में विमान को पाकिस्तान की ओर उड़ाना पड़ा। कुछ समय तक पश्चिम दिशा में उड़ने के बाद कप्तान शरण ने पाकिस्तानी ATC से लाहौर में उतरने की अनुमति मांगी, मगर उनकी ये अपील तुरंत ठुकरा दी गई। दरअसल कुछ ही महीने पहले भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। इसी कारण दोनों देशों के रिश्ते उस समय अपने सबसे नाजुक और तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान भारत पर किसी भी तरह का संदेह नहीं आने देना चाहता था। इसी वजह से इनकार करने के साथ उसने कप्तान को चेतावनी दी कि यदि भारतीय विमान लाहौर की सीमा में दाखिल हुआ तो उसे मार गिराया जाएगा। पाकिस्तान की इस कड़ी प्रतिक्रिया से कप्तान शरण और भी उलझन में पड़ गए। उनके पास कोई साफ विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने विमान को भारत के किसी हवाई अड्डे पर उतारने की कोशिश की, लेकिन हाईजैकर्स इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि ऐसा करने से उनकी पूरी योजना विफल हो सकती। चूंकि कोई निश्चित मंजिल तय नहीं थी, इसलिए विमान काफी देर तक भारत पाकिस्तान सीमा के आसपास ही चक्कर लगाता रहा, जिस कारण विमान का ईंधन तेजी से घटता जा रहा था। अब स्थिति ये थी कि अगर जल्द ही जहाज को कहीं उतारा नहीं गया तो उसके दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बढ़ता जा रहा था। ये खतरनाक ख्याल कप्तान के चेहरे पर साफ चिंता बनकर दिखाई दे रहे थे। फिर भी हालात से निकलने का रास्ता खोजते हुए उन्होंने एक बार फिर भारतीय ATC से संपर्क किया। कप्तान ने ATC से अनुरोध किया कि वे भारतीय सरकार तक संदेश पहुंचाएं और पाकिस्तान से तुरंत अनुमति लेने की कोशिश करें ताकि विमान वहीं उतर सके। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तानी ATC उन्हें लाहौर मेन प्रवेश की इजाजत नहीं दे रहा है। ऐसे हालात में हताश हाईजैकर्स किसी भी पल यात्रियों पर हमला कर सकते थे। इस सूचना ने भारतीय अधिकारियों के बीच अफरा तफरी मचा दी। देश और दुनिया की मीडिया में भारतीय विमान के अपहरण की खबर तेजी से सुर्खियां बनने लगी।
24 दिसंबर को आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को अपने कब्जे में ले लिया था। इस विमान में 15 क्रू सदस्य और 176 यात्री सवार थे। जैसे ही हाईजैकिंग की जानकारी सामने आई, न्यूज चैनलों, प्रशासन और विदेश मंत्रालय में हलचल तेज हो गई। शाम करीब 6:30 बजे भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान से इस विमान को लाहौर में उतरने की अनुमति देने की अपील की, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की इस गुजारिश को सख्ती से खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में भारतीय सरकार की कोशिशें नाकाम रहीं और विमान एक बार फिर भारत पाकिस्तान सीमा के आस-पास चक्कर काटने लगा। जहाज में अब केवल लगभग 1 घंटे का ही ईंधन बचा था, जिसे देखते हुए कप्तान शरण ने अंतिम प्रयास करने का फैसला किया। उन्होंने हाईजैकर्स को समझाया कि ईंधन जल्द खत्म होने वाला है और इससे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा है। इसीलिए जब तक लाहौर में उतरने की अनुमति नहीं मिलती, तब तक अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरकर ईंधन भर लेना ही बेहतर विकल्प है। हालांकि हाईजैकर्स नहीं चाहते थे कि ये अपहृत भारतीय विमान भारत की जमीन पर उतरे, क्योंकि ये उनके लिए खुद ही अपनी योजना को नुकसान पहुंचाने जैसा होता। लेकिन विमान अपनी तय दूरी से काफी आगे निकल चुका था, जिससे अपहरणकर्ताओं को भी ईंधन खत्म होने का अंदेशा होने लगा। और चूंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने मजबूरी में कप्तान की बात मान ली और अनिच्छा के साथ अमृतसर में ईंधन भरने के लिए उतरने पर सहमति दे दी। कप्तान देवी शरण की सूझबूझ काम आ गई थी। इसी वजह से अपहरित विमान अब भारत की सीमा के भीतर अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंच चुका था। इस मौके पर भारतीय सरकार और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क और तैयार थी। स्थिति को काबू में करने का एक अवसर मिल चुका था। कप्तान देवी शरण के मन में भी उम्मीद की हल्की सी किरण जाग उठी थी। उन्हें भरोसा था कि यदि विमान भारत में उतर गया तो भारतीय सरकार किसी न किसी तरह हाईजैकर्स की योजना को नाकाम कर देगी और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। मगर हकीकत में आगे जो हुआ वह भारत के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक चूक साबित हुआ और कप्तान देवी शरण की आखिरी उम्मीद भी बिखर गई। दरअसल जैसे ही हाईजैकर्स राजी हुए, कप्तान शरण ने अमृतसर ATC से राजा संसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की अनुमति मांगी। अमृतसर ATC ने उन्हें तुरंत अनुमति दे दी। पंजाब पुलिस से किसी तरह की बातचीत करने से मना कर दिया गया था। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि जल्द से जल्द ईंधन भरवाया जाए और विमान को भारत की सीमा से बाहर ले जाया जाए। लेकिन जब फ्यूल भरने में देरी होने लगी तो हाईजैकर्स को शक होने लगा और उन्होंने कप्तान शरण के सिर पर बंदूक तानकर तुरंत ईंधन भरने की मांग की। दूसरी ओर दिल्ली हाई कमांड से साफ निर्देश था कि ईंधन भरने की प्रक्रिया को जानबूझकर धीमा रखा जाए ताकि एनएसजी कमांडो अमृतसर तक पहुंच सके। उस समय एनएसजी कमांडो दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर दूर थे और उन्हें वहां पहुंचने में कुछ समय लगना तय था। इन सबके बीच काफी वक्त निकल चुका था, फिर भी अब तक विमान में ईंधन नहीं भरा गया था। इस देरी ने हाईजैकर्स के गुस्से को और भड़का दिया। वे उग्र हो उठे और कई यात्रियों को पीटने और नुकसान पहुंचाने लगे। इसी दौरान एक यात्री सतनाम सिंह उनके गुस्से का सबसे बड़ा शिकार बना। हाईजैकर्स ने उस पर बार-बार हमला किया, जिससे पूरे विमान में सन्नाटा फैल गया। सभी यात्री डर के मारे शांत हो गए और उनकी हर बात मानने लगे। कप्तान, जो इस घटना से गहराई से घबरा गया, एक बार फिर अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की। कप्तान बार-बार चेतावनी दे रहा था कि यदि तुरंत ईंधन नहीं भरा गया तो हाईजैकर्स गुस्से में आकर यात्रियों को एक-एक कर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस स्थिति ने भारतीय सरकार पर भारी दबाव डाल दिया, क्योंकि एनएसजी कमांडो को अमृतसर पहुंचने में अभी समय लगने वाला था। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि तुरंत विमान तक ईंधन पहुंचाया जाए। हालांकि इस योजना में एक और रणनीति भी शामिल थी, जिसमें ईंधन लाने वाले ट्रक के साथ पंजाब पुलिस मौजूद रहेगी, ताकि मौके पर पहुंचकर किसी तरह विमान को आगे बढ़ने से रोका जा सके। कुछ ही देर में ईंधन से भरा ट्रक विमान की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसकी रफ्तार काफी तेज थी। ये देखकर ATC को चिंता होने लगी कि इतनी तेजी से आते ट्रक को देखकर हाईजैकर्स को शक हो सकता है। इसी वजह से ATC ने ड्राइवर को गति कम करने का निर्देश दिया, मगर ड्राइवर समझ नहीं पाया और ट्रक को धीरे करने की बजाय बीच रास्ते में ही रोक दिया। ट्रक का इस तरह अचानक रुक जाना भारतीय सरकार की योजना के लिए भारी गलती साबित हुआ। अचानक तेज गति से आकर सामने रुकने वाला ट्रक हाईजैकर्स के मन में शक जगा देता है। उन्हें लगता है कि भारतीय अधिकारी कोई चाल चल रहे हैं और वे बिना देर किए तुरंत कैप्टन शरण को बंदूक की नोक पर लेकर विमान उड़ाने की धमकी देने लगते हैं। कप्तान कुछ और समय के लिए अमृतसर में रुकने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में भरे हाईजैकर से एक यात्री रुपिन कट्याल पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर देते हैं। 25 वर्षीय रुपिन कट्याल की हाल ही में शादी हुई थी और वह अपनी पत्नी के साथ इसी विमान में यात्रा कर रहा था। हाईजैकर्स यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी बंदूकें फिर से तैयार की और बाकी यात्रियों को डराने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। ये सब देखकर विमान में बैठे लोग डर के मारे चीखने लगे। अब कप्तान शरण के पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। अगर वह उनकी बात न मानता तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो सकती थी। आखिरकार मजबूरी में कप्तान को विमान स्टार्ट कर अमृतसर से उड़ान भरनी पड़ी। शाम 7:49 बजे जहाज दोबारा आसमान में पहुंच चुका था। अमृतसर से उड़ते ही वह आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, जो कप्तान और यात्रियों के मन में थी कि भारतीय सरकार किसी तरह उन्हें बचा लेगी। शाम 7:40 बजे CMG ने NSG कमांडो को अमृतसर पहुंचने का निर्देश दिया था और 7:55 बजे वे वहां के लिए रवाना भी हो गए।
लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। यदि भारतीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल होता और शुरुआत में ही ठोस योजना के साथ कदम उठाए जाते तो संभव था कि यही इस फ्लाइट का आखिरी पड़ाव बन जाता, मगर ऐसा हो नहीं पाया। भारत की अपील पर यूएई ने दुबई के अल मिन्हाद एयरबेस पर उतरने की इजाजत दी और अंततः रात लगभग 3 बजे विमान वहां लैंड कर गया। तालिबान ने दावा किया कि उनका उद्देश्य भारत और हाईजैकर्स के बीच बातचीत करवाना है। हालांकि उनकी नीयत पर संदेह था, फिर भी भारतीय सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनसे मदद की अपील की और हाईजैकर्स की मांगे जानने की कोशिश की। इस बीच हाईजैकर्स का आत्मविश्वास काफी बढ़ चुका था। उन्हें लगने लगा था कि भारत उनकी हर शर्त मानने को मजबूर हो गया। इसी सोच के साथ उन्होंने भारत के सामने 36 आतंकवादियों की रिहाई की मांग रखी जो भारतीय जेलों में बंद थे। इसके अलावा हाईजैकर्स ने सज्जाद अफगानी का नाम भी अपनी सूची में शामिल किया, जो पाकिस्तान से जुड़ा एक प्रमुख आतंकी और हरकत उल अंसार का कमांडर था। उनकी मांगे यही खत्म नहीं हुई, उन्होंने $200 मिलियन की फिरौती भी मांगी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस दबाव के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर इन मांगों को नहीं माना जाएगा। इस दौरान मीडिया में अफगानिस्तान में फंसे विमान की खबरें लगातार छाई रही, जिसने पूरे देश में बेचैनी फैला दी। इन खबरों का सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर पड़ा जिनके अपने उस विमान में फंसे हुए थे। उनके मन में बस एक ही चिंता थी, किसी तरह उनके प्रियजन सुरक्षित लौट आए। इसी बेचैनी के चलते 26 दिसंबर 1999 को जब विदेश मंत्री जसवंत सिंह हाईजैकिंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब कई परिवार एकजुट होकर वहां पहुंच गए और अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए गुहार लगाने लगे। भारतीय बातचीत टीम लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन दिन बीतते जा रहे थे और हाईजैकर्स तथा भारतीय अधिकारियों के बीच कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पा रहा था। तालिबान ने हाईजैकर्स को $200 मिलियन की फिरौती और सज्जाद अफगानी के शव की मांग छोड़ने के लिए मना लिया था, लेकिन वे अब भी 36 कैदियों की रिहाई पर अड़े हुए थे। भारतीय अधिकारी इस मांग को मानने के खिलाफ थे। इसी वजह से बातचीत किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच रही थी। इस बीच विमान में मौजूद यात्रियों और क्रू मेंबर्स की जान पर खतरा लगातार मंडरा रहा था। विमान के अंदर हालात ऐसे हो चुके थे जैसे कोई नरक बन गया हो। एक हफ्ते से यात्री उसी जहाज में फंसे हुए थे। उनके पास न ठीक से खाना बचा था और न ही पीने के लिए पर्याप्त पानी। ऊपर से टॉयलेट भी भर चुके थे, जिससे स्थिति और खराब हो गई थी। हर तरफ परेशानी और घुटन का माहौल था। यात्रियों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ भारत में सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। कुछ लोग प्रधानमंत्री वाजपेयी के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इस बढ़ते दबाव के कारण बातचीत कर रही टीम से जल्द निर्णय लेने के लिए कहा गया। हालांकि यह भी चिंता थी कि अगर दबाव में आकर आतंकियों की सभी मांगे मान ली गईं, तो इससे उनका मनोबल और बढ़ेगा। बातचीत टीम ने कोशिश करते हुए हाईजैकर्स की मांगों को काफी हद तक कम कर दिया था। 36 कैदियों की जगह केवल 3 को रिहा करने पर सहमति बनी, लेकिन ये तीनों वही थे जिन्हें हाईजैकर्स खुद चुनना चाहते थे। इनमें मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर शामिल थे। ये सभी ऐसे आतंकी थे जिनका संबंध पाकिस्तान समर्थित संगठनों से था। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इन्हें रिहा करने का फैसला लिया। पहले इन तीनों को दिल्ली लाया गया और फिर विदेश मंत्री जसवंत सिंह के साथ एक विशेष विमान से कंधार भेजा गया। जैसे ही ये तीनों वहां पहुंचे, हाईजैकर्स ने सभी बंधकों को आजाद कर दिया और विमान को छोड़ दिया। कि इस पूरी घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ था और उसे तालिबान का समर्थन भी प्राप्त था।